वेलकम टू ई कक्षा अ क्लासरूम एट होम। आज मैं कराऊंगी आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10th को करने के लिए जो हमारा इसका जो बेस होता है क्लास 10th के लिए वो होता है आपका क्लास 9। तो हमें क्लास 9 को अच्छे से करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हम ये जो चैप्टर आपका जो 1 है उसको हम एक साथ तो हो नहीं सकता, तो हम इसको पार्ट से मैंने डिवाइड करके इसे बनाया है। तो आप यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं पहले ये समझना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय चैप्टर तक पहुंचना जल्दी जल्दी। तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। क्या होता है, दूध अगर समर्स में बाहर छूट गया है तो दूध फट जाता है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे, आप इसको बस दिमाग में रखो कि दूध हमारा खराब हो जाता है, मिल्क खराब हो जाता है। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। यानी कि अगर कोई पेन है लोहे का या आयरन का तवा है या कोई कील नेल है, अगर उसे ह्यूमिड में छोड़ दिया जाता है यानी बाहर एटमोसफेयर में छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या लग जाती है, उसकी रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लगती है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेटेड, यानी ग्रेप्स क्या होते हैं, फ्रूट होता है लेकिन ये फर्मेंटेड होकर एल्कोहल में चेंज हो जाता है। ठीक है। फूड इज कुक्ड, कहने का मतलब ये है अगर एग है, एग को अगर बॉईल किया तो वो पहले वाली फॉर्म में तो नहीं आ पाएगा ना, तो वो कुक हो गया है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे जो फूड हम जो खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है, स्टमक में जाता है और वहाँ जो उसके साथ होता है वो हो गया। वी रेस्पायर, और हम जो ब्रीथ करते हैं, हम जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली क्या बताना चाह रही हैं, ये सब चीज़ें बताना चाह रही हैं कि इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही हैं या कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मेशन हो रही है, या वो अपनी जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी जो पहले की वो छूट गई है। यानी कि मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊं, मिल्क है, मिल्क उसको रूम में छोड़ दिया, गर्मी हो गई, फट गया दूध, तो क्या वो मिल्क पीने लायक रहा या फिर मिल्क मिल्क जैसा रहा? अब उसकी प्रॉपर्टी मिल्क वाली तो है ही नहीं, तो ये चेंज हो गया, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी मेन उसी में चेंज आ गया। आयरन तवा या नेल है, नेल में जंग लग गई, रस्टिंग हो गई, तो पहले जैसा नहीं रहा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स से आपने अल्कोहल शराब बना दिया, अब ग्रेप्स ग्रेप्स नहीं रहे। फूड इज कुक्ड, आटे से आपने रोटी बना दिया, मैं कहूँ रोटी से फिर से आटा बना सकते हैं? नो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऐसे हम ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिर्फ इस चीज़ के लिए हैं कि ये वो एग्जाम्पल्स हैं कि जिनको आप चेंज नहीं कर सकते और जिनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इनके अंदर जो हुई है वो केमिकल रिएक्शन हुई है। अब बात आती है क्या केमिकल चेंज होना, क्या फिजिकल चेंज होना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनको समझना ज़रूरी है। केमिकल चेंज जो होता है वो उसके पार्टिकल्स हैं उन्हीं में चेंजेस हो जाता है। फिजिकल चेंज सिर्फ उसकी अपीयरेंस में चेंज होना। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर आइस है, आइस को मैंने मेल्ट किया और वो वाटर बन गया, तो क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टिकल H2O ही था और यहाँ पे भी पार्टिकल H2O ही है, जबकि दोनों की अपीयरेंस कैसी है, ये सॉलिड में है और ये वाला आपका लिक्विड में है। ओके, तो इन दोनों को हमें देखना है। फिजिकल चेंज ओनली चेंज द अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस, नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन, यानी जो उसका केमिकल कंपोजिशन था ना, जैसे H2 मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए बताया, तो वो चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट है केमिकल चेंज कॉजेज अ सब्सटेंस टू चेंज इनटू एन इंटायरली सब्सटेंस विद अ न्यू केमिकल फॉर्मूला। यानी कि अगर H2O को मैं चेंज करके किसी से रिएक्ट करवा देती या फिर कुछ और, तो H2O के जो केमिकल फॉर्मूला वो H2O तो नहीं रहेगा। तो वो केमिकल चेंज के बारे में भी हमें आगे और पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल चेंज होता है यही आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब जैसे मैं अब आके आपको बताती हूँ, द एंड रिजल्ट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। कौन से तो रिएक्टेंट्स होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, देखो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। आप इस वाले रिएक्शन को देखो, CH4 ये आपका मीथेन होता है, ये ऑक्सीजन है, गिव्स CO2 H2O। ये वाले जो आपके जो दोनों हैं ये होंगे रिएक्टेंट्स जो आपस में इन्होंने रिएक्ट किया। तो ये टर्म्स ध्यान रखनी क्योंकि बार बार यूज होंगी, 12th तक आएंगी, जब जब आप केमिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे ये टर्म्स बार बार बुक में यूज होंगी। और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। इन सब से आप फैमिलियर हैं, आपने 9th में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, इनके फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा है। ओके,
अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, आपकी बुक में इतना डिटेल नहीं बताया लेकिन आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है। डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज में क्या और केमिकल चेंज में, तो आप आसानी से, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि ये एग्जाम्पल दे दिए, बताओ किस में फिजिकल चेंज आ रहा है, किसी में केमिकल, तो ये जब आप इसको क्लियरली, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल चेंज और यहाँ है केमिकल। फिजिकल में देख लीजिए, फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे आपने फिजिकल चेंज किया A to B में, ठीक है, तो आप B to A फिर से चेंज कर सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ, फिर बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक पेपर को कट कर दिया, ठीक है, तो आपके उसमें देखा कि हो ना, उसमें कोई केमिकल चेंज तो आया ही नहीं है, ठीक है, उसको वापस से आपने, पेज फट गया, आपने फिर से फेविकॉल से उसको पेस्ट कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम, तो वो रिवर्सिबल हो गया। और लाइक एग्जांपल ये है कि आपने आइस है ना, आइस को मेल्ट किया, पानी बन गया, और वापस इस मेल्ट आइस को फ्रीज कर दीजिए, आइस बन जाएगी, तो ये क्या हो गई, रिवर्सिबल हो गया। केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। केमिकल चेंज में आप फूड कुक हुआ, वो एक केमिकल चेंज है। अब फूड कुक से आप रोटी से वापस आटा बना सकते हैं, आटे से तो रोटी बना सकते हैं, लेकिन रोटी से आटा फिर से नहीं बन सकता। तो हमें ध्यान में रहेगा कि केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस बनता नहीं है। यानी पेपर है, पेपर, आपने एक कागज का टुकड़ा लिया या फिर एक टेबल लिया, टेबल को आपने तोड़ तोड़ के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन उसके अगर सब्सटेंस, अगर मैं उस पार्टिकल, उस मैटर की बात करूं तो वो हर जगह से सेम है, ठीक है। लेकिन वन एंड मोर, इन केस ऑफ केमिकल चेंज, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, यानी कि यहाँ पे तो नए सब्सटेंसेस बनेंगे। एग्जाम्पल हमने अभी ग्रेप्स का देखा, ग्रेप से क्या बना, ग्रेप से बना एल्कोहल। एल्कोहल के साइड में कुछ गैसेस भी पास होती हैं, तो उन वो होती हैं, ठीक है। अब एल्कोहल बना, एल्कोहल का जो अपना मेनली जो शराब कही जाती है वो है आपका CH3CH2OH, यानी इथाइल एल्कोहल इसका पूरा नाम है। ये हम धीरे धीरे सबको स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट है द सब्सटेंस रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। वही बार बार एक ही चीज आ रही है कि जो सब्सटेंस हो गए उनके केमिकल, जैसे ये आप आइस वाला ले लीजिए, आइस को मेल्ट कर दिया, यहाँ पे भी H2O है, अब इसको आपने पानी में ले लिया या वाटर वेपर में चेंज कर लिया, तो हर जगह जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। द न्यू सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे शायद मिस हो गया, द ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी कि अगर जो ग्रेप्स है वो अल्कोहल बन गया। अब ग्रेप्स तो हम एज अ फ्रूट है, फ्रूट को हम बच्चों को भी खिलाते हैं, लेकिन अल्कोहल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बच्चों को नहीं दी जा सकती। तो यानी आप देखो, बना तो ग्रेप से ये फर्मेंट कर दिया, लेकिन अल्कोहल बन गया, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत चेंज हो गई है। अब क्या है कि आपकी बुक्स में 3 एक्टिविटीज दी हैं इस चीज को समझने के लिए, तो हम एक्टिविटी भी कई बार क्या समझ में नहीं आती है, तो हम 1 बाय 1 एक एक एक्टिविटी समझते चलेंगे कि कैसे करनी है, और ये लैब्स में होती है, लेकिन आपको समझा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक्टिविटी नंबर 1.1, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, ये मैग्नीशियम है, इसका रिबन ले लिया अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। रबिंग, सैंड पेपर से रबिंग क्यों किया है, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर जो एक्टिव लेयर थी वो हट गई है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो उसको आप यहाँ से रब कर दीजिए तो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है कि रब क्यों किया है स्टैंड पेपर से। होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टंग्स। आपको टंग्स, ये वाली जो है ये टंग होती है, आपको ये ध्यान में, मतलब आपको ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए। ये बर्नर है, और उसके बाद इसको यहाँ से बर्न करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐश गिरना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पिक्चर में देखेंगे ये बर्नर है, यहाँ से ये टोंग है, यहाँ पर इन्होंने एक रिबन लिया है मैग्नीशियम का और इसको जलाना स्टार्ट किया, यानी बर्न करना स्टार्ट किया। तो यानी आप बर्न किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, क्योंकि बर्न तो ऑक्सीजन के साथ ही होता है, और यहाँ पे बन जाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे बैलेंसिंग, एक बैलेंसिंग अपने आप में, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक तो ये देखना है कि जो रिबन है वो क्या इसके जैसा रहा। यहाँ पे के केमिकल फॉर्मूला अलग अलग हैं, यहाँ मैग्नीशियम का Mg है, ऑक्सीजन अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आके इन दोनों ने कंबाइन कर लिया, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग है, इसकी भी प्रॉपर्टी इससे अलग है, यानी कि ये केमिकल चेंज बताई। हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 1.1, ये इसका एक्सप्लेनेशन। सेकेंड है आपको क्या लेना है,
टेक लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है Pb और नाइट्रेट होता है आपका NO3, सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, आपको सॉल्यूशन ले लिया, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या पोटेशियम हो गया K, आयोडाइड हो गया I, ये इसका फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का ये वाला। वॉट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या किया कि भाई इसके अंदर इसको मिक्स किया प्लस किया तो यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है येलो कलर का PPT यानी प्रेसिपिटेशन आ गया है एक गंदा सा, ठीक है, तो ये चीज आ गई है। अब इसके हम रिएक्शंस देख लेते हैं एक बार, ये देखो आसानी होगी समझने में। लेड नाइट्रेट ये रहा PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस, एक्वस यानी थोड़ा पानी मिक्स किया हुआ है, टू ये पोटेशियम आयोडाइड, इसको अब क्या हुआ बोथ आर कलरलेस, दोनों कलरलेस होते हैं, लेकिन जब जैसे ही रिएक्ट करेंगे ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा जो आपको क्लियर नजर आएगा। अगर ये लैब में अवेलेबल हो तो ये टेस्ट करिएगा। लेड आयोडाइड सेटल डाउन एट द बॉटम, अब ये देखो ये दोनों कलरलेस थे, इसका भी कोई कलर नहीं था, लेकिन ये जैसे ही आ गया आपका लेड आयोडाइड ये हो गया आपका येलो कलर का, यानी प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो गई केमिकल रिएक्शन। लेकिन मैं कहूँ इन दोनों को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, कहूँगी वापस से ये रिवर्स हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये केमिकल चेंजेस हैं, इनमें रिवर्सिबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है। ये वाली एक्टिविटी आपको क्लियर है। एक्टिविटी नंबर 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी आपको जिंक लेना है, ग्रेन्यूल्स लेने के लिए बोला है तो सॉलिड स्टेट में है, इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ये जो आपका है ये होता है कॉनिकल फ्लास्क, ग्लास का बना हुआ होता है, अ टेस्ट ट्यूब और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया आपका HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, यानी इन दोनों की हम रिएक्शन या तो आप इससे रिएक्शन करवाइए या इससे रिएक्शन करवाइए। Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube if there any change in temperature. अब देखो क्या क्या हुआ, ये यहाँ पर जिंक का ग्रेन्यूल ले लिया, यहाँ पे भी क्योंकि हमने दो रिएक्शन हमने करवा के देखनी है किस किस के साथ, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ, जो जिंक है वो किसके साथ सब्स्टिट्यूट चला गया क्लोरीन के साथ और बन गया जिंक क्लोराइड, ठीक है, उसी पानी में, और यहाँ से H2 निकलने लगी गैस, ठीक है, ये H2 थोड़ा नीचे आएगा। एंड हीट, अगर आप कॉनिकल फ्लास्क को छू के देखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, यानी भाई केमिकल रिएक्शन है ना, जिंक क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ये एरो ऊपर दिखाने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन गैस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हीट बाहर आ रही है क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ गया है। अब जिंक हमने किसके साथ करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अब पहले यहाँ पे Cl था तो जिंक क्लोराइड बन गया, यहाँ सल्फेट आ गया तो जिंक सल्फेट बन गया, वही हाइड्रोजन गैस, और क्या निकली साथ में, वही हीट आपकी बाहर आ गई। तो इसलिए बोल रहा है कि इफ देयर एनी चेंज इस टेम्परेचर, तो आपको छू के देखना है। तो ये हमारे सब आपको समझाने के तरीके हैं आपकी बुक के कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं और हमें उन्हें क्यों कहते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट किया है, और ये आपका बेस है 10th क्लास के चैप्टर 1 का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है। अगर आप एक बार इसको ढंग से समझेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा पढ़ाना कैसा लगा मुझे कमेंट लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय।